हेलो एवरीवन। तो जो पहला हमारे पास चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बेसिकली होते क्या है, जिसमें आप क्या क्रिएट कर दो, एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट कर दो। जब भी एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है तो वो रिएक्शन कौन सा माना जाता है, एक केमिकल रिएक्शन माना जाता है। केमिकल रिएक्शन का जो फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है, उस रिएक्शन का नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास होते हैं वी हैव मल्टीपल रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स बहुत सारे होते हैं जो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन कौन सा माना जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन माना जाएगा। इस एग्जांपल के लिए आपके पास C+O2 है, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों ने कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दिया विच इज़ CO2। और अगर आपके पास N2 है, आपके पास H2 है, दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो, NH3 क्रिएट कर रहे हो। तो जहाँ भी हमारे पास मल्टीपल रिएक्टेंट हो बट सिंगल प्रोडक्ट हो, उस रिएक्शन का नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास होता है डीकॉम्पोजिशन। ओके, डीकॉम्पोजिशन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में मल्टीपल रिएक्टेंट थे, तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट होंगे, यहाँ पर होगा एक सिंगल रिएक्टेंट। वो सिंगल रिएक्टेंट आपका ब्रेक कर दिया जाएगा और उससे हम लोग क्या बना देंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट बना देंगे। तो वो रिएक्शन हमारे पास कौन सा हो जाता है, दैट रिएक्शन इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सबसे फेमस इसमें एग्जांपल होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हम लोग उसको ब्रेक कर रहे हैं तो किस फैक्टर से इसको ब्रेक कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसके टाइप बनाते हैं। जैसे अगर आप इसको हीट की हेल्प से ब्रेक कर रहे हो अपने रिएक्टेंट को, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग थर्मल डीकॉम्पोजिशन। और थर्मल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास होता है लेड नाइट्रेट। और इसको अगर आप हीट करो तो क्या क्रिएट हो जाता है, PbO क्रिएट हो जाता है, साथ में NO2 क्रिएट हो जाता है और O2 गैस क्या होती है आपकी, रिलीज हो जाती है। इसकी बैलेंसिंग मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, याद कर लेना। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 और यहाँ पर आता है आपका सिंपल O2 के आगे 1। ठीक है, एक और एग्जांपल सपोज मैं सेम ऐसा कंपाउंड लिख देता हूँ CuNO3 की होल ट्वाइस। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, CuO मिल जाएगा, साथ में NO2 मिल जाएगा और उसके साथ O2 आपका रिलीज हो जाएगा। फिर से बैलेंसिंग आपकी क्या होगी, 2 2 4 एंड 1। तो अगर आप हीट की हेल्प से ब्रेक कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक ट्राइंगल का साइन बना सकते हो। दैट मीन्स आप उसको क्या सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो। और हीट सप्लाई करने के बाद वो क्या होता है, आपका डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका एक और आप नाम बता सकते हो कि इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो एंडोथर्मिक भी मैं यहाँ पर ही उसको इंक्लूड कर रहा हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट या किसी भी टाइप की एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अगर कोई रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करके टेक प्लेस करता है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब क्योंकि थर्मल रिएक्शन जो हम लोग करवा रहे हैं, उस थर्मल रिएक्शन में हम हीट क्या करवा रहे हैं, उससे एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है उसने हीट को एब्जॉर्ब किया होगा और उस हीट से वो क्या हो गया होगा, फिर डिकम्पोज हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई एंडोथर्मिक का एग्जांपल पूछेगा तो उसमें आप थर्मल डीकम्पोजिशन बता सकते हैं। इवन जो मैं जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हीट की हेल्प से उसको ब्रेक कर रहे हो तो रिएक्शन हमारे पास होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा हमारे पास होता है कि उसको किसकी हेल्प से ब्रेक कर रहे हो, आप लाइट की हेल्प से ब्रेक कर रहे हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फोटोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन या फोटोलिटिक रिएक्शन। तो जैसे आपके पास हो गया AgCl या आपने लिया AgBr। ओके, दोनों में से आप लाइट पास कर दो तो लाइट को ऐसे HNu की फॉर्म में दिखा सकते हो। तो आपके पास सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ भी सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन आपके पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास फोटोलिटिक रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी फोटोग्राफी ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, फोटोलिटिक रिएक्शन होता है। मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे कलर, सारे सैंपल्स जो हमारे पास होते हैं उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी जस्ट हम चैप्टर को फटाफट से क्विक रिवीजन में ले रहे हैं कि इस तरीके से आप चैप्टर को फटाफट रिवाइज कर सकते हो। तो सेकंड हमारे पास हो गया लाइट के थ्रू होने वाला, और थर्ड हमारे पास होता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होने वाला। इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक
डीकॉम्पोजिशन के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है कि वाटर है, और वाटर में से अगर आप क्या पास कर दो, करंट पास कर दो, तो आपको मिल जाती है H2 गैस और उसके साथ मिल जाती है O2 गैस। अब यहाँ से आपसे अलग से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लेना होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेना होता है। उस टैंक में आप 2 इलेक्ट्रोड लगाते हो, और इलेक्ट्रोड आपके किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ जो इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड हैं वो बेसिकली ग्रेफाइट की रॉड है, वो ग्रेफाइट की रॉड है। कोई भी मेटल की रॉड लगा लो, यहाँ पे बेसिकली ग्रेफाइट की रॉड लगा लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या फिल कर देते हैं, वाटर फिल कर देते हैं। तो इसमें आपने वाटर फिल कर दिया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके पास वाटर प्रेजेंट है। और हमारे पास ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, अगर इसको आप प्लस से कनेक्ट करते हो और इसको माइनस से कनेक्ट करते हो, तो प्लस वाले इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड, और माइनस वाले इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। तो ऐसे आप कैथोड एनोड का आइडिया लगा सकते हो कि एनोड हमारे पास वो टर्मिनल होता है जो प्लस वाली साइड से कनेक्टेड होता है, और कैथोड हमारे पास वो टर्मिनल है जो माइनस वाली साइड से कनेक्टेड होता है। अब वाटर क्या होता है कि एक फेयर कंडक्टर होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स मिला देते हैं एसिड की, जो जनरली क्या होती है हमारे पास H2SO4 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कैथोड एनोड पे जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं उनके बारे में बताइए कि वो कौन सी गैसेस हैं। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है। तो आपको सिंपल से एग्जांपल मैं आपको मतलब एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ कि जैसे आपके पास वाटर है, जब वाटर आपका आप देखो तो वाटर में क्या होता है, H पे प्लस बॉन्ड होता है और O पे कितना होता है, -2 होता है। मतलब हम लोग सेफली ऐसा कह सकते हैं कि जो H प्लस है, तो H प्लस हमारे पास क्या है, एक कैटायन है, और जो O-2 है वो हमारे पास क्या है, एक एनायन है। ठीक है, कैटायन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो C4 कैटायन, C4 कैथोड, A4 एनायन, A4 एनोड। तो वाटर के अंदर कौन से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था। मतलब हाइड्रोजन क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, जाके कैथोड टर्मिनल पे कलेक्ट हो जाएगी। और O पे नेगेटिव चार्ज होता है -2 का, तो O हमारे पास क्या हो गया, एक एनायन हो गया। तो O2 गैस कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगी, एनोड पे आके कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस कहाँ पर आके कलेक्ट होती है। सेकंड जो हमसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपको बोलेगा कि इसमें हमने H2SO4 क्यों डाली है, H2SO4 का रोल क्या है। तो आप उसमें लिखोगे कि H2SO4 सिंपल क्या करेगा, हमारी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का काम कर रहा है। ठीक है, वाटर एक फेयर कंडक्टर है, इतना एक्सीलेंट कंडक्टर नहीं है, तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें क्या डाला जा रहा है, H2SO4 डाला जा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, रिएक्शन आपका ख़त्म हो जाता है, तो 2 गैसेस जो आपके पास प्रोड्यूस हुई हैं उनके वॉल्यूम की रेशियो बताओ, या एक का वॉल्यूम दूसरे के कंपैरिजन में डबल क्यों होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास H2O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, हमारे पास 1 एटम है। ठीक है, तो क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, दैट इज़ वाई जो हाइड्रोजन होती है उसका वॉल्यूम क्या क्रिएट होता है, डबल क्रिएट होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम सिंपल रहता है 1 वॉल्यूम समझ लो, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ऊपर इक्वेशन मेंशन कर रखी है, अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 प्लेस करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर 2 प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वहाँ पे H2 के कितने मोल्स आए हैं, 2 मोल, एंड ऑक्सीजन के कितने मोल्स आए हैं, 1 मोल आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का अमाउंट डबल क्रिएट हो रहा है। तो डबल क्रिएट होने वाली गैस कौन सी होती है, हमारे पास हाइड्रोजन होती है, इसका वॉल्यूम डबल होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड गैस विच इज़ ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो 2 कैटेगरीज के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एंड दूसरा हमारे पास होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपके पास एक एलिमेंट होगा और एक हमारे पास कंपाउंड होता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों ही कंपाउंड होते हैं, जैसे आपके पास कंपाउंड ए हो गया और उसके साथ क्या हो गया, आपके पास कंपाउंड बी हो गया। ठीक है, जब हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डील कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखनी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान रखनी होती है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो हमारे पास होता है वो पोटेशियम होता है, और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हो, रिएक्टिविटी हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली होता क्या है, जैसे आपके पास हो गया पोटेशियम और इसके साथ आपने डाल दिया CaSO4,
तो हमसे पूछ रहा है बताओ रिएक्शन में क्या होगा, कि रिएक्शन होगा या भैया नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको देखना है बस। जैसे यहाँ पोटेशियम है और यहाँ स्टार्टिंग में कौन है, कैल्शियम है। जो पोटेशियम होता है वो कैल्शियम से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो पावरफुल एलिमेंट लेस पावरफुल को उसकी जगह से धक्के मार के बाहर निकाल देगा और वो क्या करेगा, कैल्शियम के प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप पोटेशियम को किससे कनेक्ट कर रहे हो, SO4 के साथ कनेक्ट कर रहे हो। अब जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से सुनना। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1। SO4 पे कितना चार्ज होता है, -1। तो आपको वैलेंसीज क्रॉस करके फार्मूला बना देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो लिख देते हैं KSO4 बन गया और कैल्शियम आपका अलग हो गया, बट ये गलत है। KSO4 नहीं बनेगा, क्योंकि K पे +1 होता है, SO4 पे -2 होता है। वैलेंसीज क्रॉस करके फार्मूला बनाना सबको आता ही होगा। तो K पे +1 है, SO4 पे -2 है। जब आप वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे तो K पे कितना आएगा, 2 आएगा, और SO4 पे कितना आएगा, 1। तो आपके पास रिजल्ट आएगा K2SO4। KOSO4 नहीं आएगा, उसके प्लेस पर क्या मिलेगा आपको, K2SO4, और साथ में कैल्शियम क्या होगा आपका, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि हमारे पास एक कॉपर का कंटेनर है। ठीक है, हमारे पास एक कॉपर का कंटेनर है, क्या इस कॉपर के कंटेनर में हम लोग कोई एसिड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एसिड का वो नाम दे देगा। जैसे उसने सपोज बोला कि HCl ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या HNO3 हो गया, या H2SO4 हो गया, किसी भी एसिड का वो नाम ले देगा कि क्या वो एसिड हम लोग कॉपर के कंटेनर में या कॉपर के वेसल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका, बेसिकली कंटेनर किसका है, कॉपर का है, और उसमें आप कोई एसिड डाल रहे हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे डाल दी HCl। तो आपको ये देखना है कि हमारे पास जो कॉपर है और जो हाइड्रोजन है उसमें मोर रिएक्टिव कौन होता है और लेस रिएक्टिव कौन होता है। तो अगर आप देखें तो हाइड्रोजन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा नहीं सकता, तो इनके बीच में किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना कॉपर के कंटेनर में क्या रहता है, सेफ रहता है। ठीक है, बट यही सपोज क्वेश्चन पूछता कि कॉपर की जगह हम लोग आयरन का कंटेनर ले रहे हैं, तो क्या उसमें सेफ है उसको स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना। तो अब आयरन के साथ आप क्या ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, HCl ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो। अब आपको देखना पड़ेगा ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो हमारे पास जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है उसकी प्लेस से। Fe पर कितना होता है, जनरली +2 होता है, Cl पे -1 होता है। तो आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, FeCl2 क्रिएट हो जाएगा, और H2 गैस क्या होगी आपकी, रिलीज हो जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास जो आयरन का कंटेनर है या जो आयरन की वेसल है वो स्टोर्ड एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए उसमें इसको सेफ रखना या उसको ट्रांसपोर्ट करना या सेव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कि आयरन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन किससे बन जाते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट से बन जाते हैं। और यही सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर से रिपीट होगा, इसको हम बार रिपीट नहीं करेंगे। जब हम चैप्टर करेंगे मेटल नॉन मेटल, उसकी भी एक क्विक रीज़न हम लोग लेंगे, तो वहाँ पे ये चैप्टर फिर से, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है फिर से रिपीट होने वाला होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्लियर है, अब हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। जब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारे पास थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज़ का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके पास हो गया CuSO4 और उसके साथ आपने ले लिया HCl। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज लगाने मत बैठ जाना। जब भी हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं, तो ऐसे केस में जो हमारे पास स्टार्टिंग वाले जो कैटाइंस होते हैं बेसिकली, जैसे यहाँ पे कौन कैटाइन है, हमारे पास कॉपर है। कॉपर हमारे पास हो गया कैटाइन, मतलब पहला वाला एलिमेंट देखना है आपको बस। तो कॉपर पे यहाँ पे पहला एलिमेंट है और हाइड्रोजन यहाँ पर पहला एलिमेंट है। ठीक है, तो बस ये आपस में पोजीशंस क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन को आपने किसके साथ कनेक्ट करना है, हाइड्रोजन इज़ गोइंग टू बी कनेक्टेड विद SO4। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, H2SO4। कोई HSO4 मत लिख देना, क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 होता है, SO4 पे -2 होता है। क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4 प्लस। आप कॉपर को किससे कनेक्ट कर रहे हो, Cl के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो कॉपर पे कितना होता है, जनरल चार्ज +2 होता है, और Cl पे कितना होता है, -2 होता है। तो क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CuCl2 मिलेगा। ठीक है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की एक कंडीशन है कि जो भी हम लोग कंपाउंड लेके चलते हैं, ये कंपाउंड कौन से फॉर्म में होने चाहिए, दिस मस्ट बी इन एक्वस फॉर्म, मतलब इनका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो हमारे पास है वो कौन से फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा।
HCl कौन से फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, तभी हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन टेक प्लेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसा कोई भी टाइप का रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करता हो, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल है रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही वो क्वेश्चन पूछता है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में क्यों आता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो सेल में जाके क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं या फिर रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में हमारे पास सेल होगा, सेल में ग्लूकोज जाएगा और ग्लूकोज वहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी ग्लूकोज O2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो आपके पास CO2 बनती है, साथ में H2O बनता है, और यहाँ पर क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। और ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही होती है, ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है, ATP की फॉर्म में रिलीज़ होती है। तो क्योंकि ATP एक एनर्जी की फॉर्म है, और ऐसा कोई भी रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज़ करता है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोला जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे पास खत्म हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, और उसके साथ रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है, कि दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस कर जाते हैं। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप या तो क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, या आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो। रिडक्शन का मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। इसके अलावा एक और तरीका होता है ऑक्सीडेशन में, बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि अगर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं। सिंपल टर्म्स में अगर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होता है, घट रहा होता है, तो वो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास है CuO प्लस में HCl। तो सपोज़ आपसे कहते हैं कि इस रिएक्शन को पहले कंप्लीट करो और बताओ ये रिडॉक्स है या नहीं है। तो आपको देखना है कि ये रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं खुद। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कॉपर किससे कनेक्ट हो जाएगा, Cl के साथ, और H किससे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, O के साथ आगे कनेक्ट हो जाएगा। तो CuCl2 बन जाएगा, एंड H के साथ जब O कनेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, H2O क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो कॉपर था उसके पास ऑक्सीजन था, बट राइट हैंड साइड में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो कॉपर ने क्या किया है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिएक्शन कौन सा होता है, रिडक्शन होता है। तो मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, वो CuCl2 में कन्वर्ट हो गया। लाइकवाइज यहाँ पे H के साथ Cl था, बट राइट हैंड साइड में H के साथ कौन आ गया है, O आ गया है। तो इसने ऑक्सीजन क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। किसका एडिशन किया है इसने, ऑक्सीजन का एडिशन किया है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हो गई ऑक्सीडेशन। तो जब भी रिएक्शन में एक साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस आपको रिएक्शन दे रखा होगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, बहुत सिंपल से आपको मैं ट्रिक सिखा देता हूँ। आपने पहले ये देख लिया कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिस सब्सटेंस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, वो हमारे पास कैसा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कि जिसका हम लोग क्या करवा रहे हैं, जिस बंदे का हुआ है ऑक्सीडेशन वो कैसा एजेंट बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस बंदे का हुआ है रिडक्शन वो कैसा एजेंट बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास है Fe प्लस में हमारे पास हो गया
CuSO4 रिएक्शन डेफिनेटली होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन ज़्यादा पावरफुल होता है, तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर आपका रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको बताना कि रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है, और प्लस इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो यहाँ पे जो O वाला फंडा है वो काम नहीं आएगा। तो आपको कौन से फंडे पे काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वाले या चार्ज वाले फंडे पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमारे पास, बात ढंग से सुननी है, जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है, मतलब अकेला बंदा होना चाहिए, कंपाउंड में ना आता हो, तो हमेशा उसके ऊपर आप कितना चार्ज एज्यूम करोगे, ज़ीरो। तो यहाँ आयरन अकेला है तो उस पर ज़ीरो, राइट हैंड साइड में कॉपर अकेला है तो उस पर ज़ीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, आपने आयरन को देख लिया। ठीक है, फिर आप कॉपर को देखोगे तो कॉपर पे जनरल चार्ज कितना होता है, कॉपर पर होता है +2, यहाँ कॉपर पे कितना है, ज़ीरो। Fe पे यहाँ पर कितना चार्ज होगा, +2। ठीक है, अभी मैं चार्ज कैसे निकाल रहा हूँ, वैसे तो आपको इनके चार्जेस याद रखने हैं कि कॉपर पे +2 चार्ज होता है, Fe पे +2 चार्ज होता है, बट ये चार्जेस कब अकाउंट करने हैं, जब बंदा कौन सी फॉर्म में हो, कंपाउंड वाली फॉर्म में हो। ध्यान रखना है, एलिमेंट वाली फॉर्म में मत कर देना उस पर +2 या +3 या जो भी आप सोच के चल रहे हो। कंपाउंड होगा तभी उस पर +2 +1 कुछ चार्ज लगेगा। अगर वो एलिमेंट है या अकेला मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ रहा है तो उस पर आपको ज़ीरो रखना है। तो जैसे यहाँ पर आयरन हमारे पास क्या था, अकेला था तो ज़ीरो कर दिया, कॉपर अकेला था उस पर ज़ीरो कर दिया। ये हमारे पास कंपाउंड है, ये भी हमारे पास कंपाउंड है, तो आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो कॉपर पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है सिंपल। आयरन पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, अब आप कंपेरिजन करो, आयरन ज़ीरो से चला गया +2, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ना भाई। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जैसे आप ज़ीरो यहाँ लिख लो, तो ज़ीरो से आपको इस तरफ जाना है 2 की तरफ, तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। आप पहले +1 पे गए, फिर आप +2 पे गए। ठीक है, तो आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो। तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर Fe ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा रहा है तो Fe कौन सा एजेंट हो जाएगा, दिस विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आप कॉपर को देखो, तो कॉपर का लेफ्ट हैंड साइड पे +2 है और राइट हैंड साइड पर कितना है, ज़ीरो है। मतलब कॉपर +2 से कहाँ चला गया, ज़ीरो की तरफ चला गया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज घटा ना भाई, उसने इलेक्ट्रॉन क्या करें, गेन किए होंगे, तभी अपना पॉजिटिव चार्ज वो कम कर पाया है। ठीक है, नहीं समझ रहे तो मतलब जैसे आपके पास कोई बंदा +4 पे था और वो +2 पे चला गया, तो उसने अपना पॉजिटिव चार्ज घटाया है ना भाई। ठीक है, मैं बोलता कि वो +4 था, +4 से वो ज़ीरो चला गया, तो ऑब्वियसली उसने अपना पॉजिटिव चार्ज कम किया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो जो अपना पॉजिटिव चार्ज कम करता है वो कौन सा रिएक्शन करवा रहा होता है, रिडक्शन रिएक्शन करवा रहा होता है। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होता है वो एक रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब क्योंकि कॉपर अपना रिडक्शन करवा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में, मतलब कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से रिडॉक्स के आपको आंसर करने होते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको रिएक्शन दे रखा होगा और आपको बोलेगा रिडॉक्स है या नहीं है बताओ, अगर है तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट आपके पास बन रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, वो हमारे पास क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है। और जिस रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट या पीपीटी जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास हो गया NaCl और इसके साथ आपने डाल दिया AgNO3। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सोडियम चला जाएगा Ag के प्लेस पे और Ag आ जाएगा सोडियम के प्लेस पे। तो Ag जब Cl के साथ कनेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, AgCl2। और ये हमारे पास क्या होता है, एक वाइट कलर का पीपीटी होता है, प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में क्या रिलीज़ हो जाएगा, NaNO3 आपका रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन क्या जनरेट करता हो, एक प्रेसिपिटेट जनरेट करता हो, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता है। और प्रेसिपिटेट क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है जो आपको अलग से मिल जाता है। वो बेसिकली वाटर में सॉल्युबल नहीं है, आपके सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, तो आपको वो अलग से दिख जाता है। तो ये हमारे पास होते हैं सारे के सारे रिएक्शंस खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमारे पास कोई ऐसा फूड आर्टिकल है जिसको कुक करने के लिए, जिसकी फॉर्मेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ऑयल यूज़ किया है या फैट यूज़ किया है। ठीक है, बेसिकली घी यूज़ किया है या आपने ऑयल यूज़ किया है। तो जब फूड में ऑयल या घी प्रेजेंट होता है, जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मतलब किसके कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो ये जो ऑयल या फैट होते हैं ये क्या होने लग जाते हैं, ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं।
ठीक है। और ये जो फैट या ऑयल की ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या रखा जाता है, रेंसिडिटी रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास फूड आर्टिकल है जिसको आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो फूड को बनाने के लिए आप लोगों ने क्या यूज़ किया, सपोज ये आपका फूड है और फूड को आपने प्रिपेयर किया ऑयल या फैट से, तो ऑयल या फैट बेसिकली आपके खाने में प्रेजेंट होगा। तो ये ऑयल या फैट हमेशा किसके कांटेक्ट में रहेगा, O2 के कांटेक्ट में रहेगा। और इसका जो ऑयल या फैट है आपके फूड का, वो क्या होने लग जाएगा, ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा। ठीक है, इसके ऑक्सीडाइज होने से होता क्या है, इसके ऑक्सीडाइज होने से मल्टीपल बेसिकली पॉइजनस सब्सटेंसेस बन जाते हैं। हो सकता है पॉइजनस स्पेलिंग गलत हो, बट आप लोग समझ जाना कि बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस बन जाते हैं। इतने पॉइजनस नहीं होते कि मतलब बेसिकली बंदा मर जाए, थोड़ी बहुत फूड पॉइजनिंग वगैरह आपको हो सकती है, और उसके साथ इसमें क्या आती है, बहुत ही फाउल स्मेल जनरेट होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो फूड हमारा होता है वो क्या हो चुका होता है, फूड हो गया होता है रेंसिड, और इस फिनोमेना का नाम क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। ठीक है, तो उस रेंसिडिटी को हम लोग रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के जो पैकेट हमारे पास होते हैं उसके अंदर हम लोग N2 गैस को फिल कर देते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे मीम बना रखे हैं लोगों ने, मतलब बेसिकली आप समझ जाना कि उनका बैकग्राउंड कौन सा होगा। वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी बेसिकली चिप्स का पैकेट परचेज़ करते हो, कोई भी XYZ ब्रांड है, तो आपने सपोज़ वो 10 रुपये का पैकेट खरीदा है, तो उसमें बस 2 रुपये के चिप्स होते हैं और बाकी सब उसमें क्या फिल्ड होती है, एयर फिल होती है। ऐसा आपने जोक बहुत सुना होगा, बट एक्चुअली में है क्या, वो 2 रुपये के चिप्स जो आप खा रहे हो, ठीक है अच्छी बात है आप खा रहे हो, बट ये जो एक्स्ट्रा जो इसमें आप कह रहे हो कि हवा भरी हुई है, ठीक है, दिस हवा इज़ व्हाट, दिस हवा इज़ N2। ठीक है, उसमें N2 फिल करी गई है। तो N2 की फिलिंग करने से होता क्या है कि N2 के इन्वायरमेंट में अब क्या पड़े हुए हैं, आपके चिप्स पड़े हुए हैं। तो N2 का इन्वायरमेंट जब हमारे पास है तो चिप्स के अंदर जो ऑयल या फैट है वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बट किसी ने अगर सपोज चिप्स का पैकेट लिया और उसको सिंपल उसने एयर में पैक कर दिया और उसमें चिप्स डाल दिए, ठीक है, तो चिप्स की मतलब पैकेजिंग हो गई और उसको अब आप सेल करना चाहते हो, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में फिर वहाँ पे काउंटर पे जाएगा, सेल होगा नहीं होगा, कितने टाइम में वो पैकेट खुलेगा, कुछ कह नहीं सकते। बट जितने टाइम तक आपका पैकेट बंद है वो आपके चिप्स और जो भी आपके पास इसमें मटेरियल है वो किसके कांटेक्ट में है, वो O2 के कांटेक्ट में, क्योंकि आपने नॉर्मल एयर को फिल किया था। तो आपके जो चिप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रेंसिड, क्योंकि उनको बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ऑयल या फैट यूज़ करते हैं। तो इसीलिए उसके अंदर जो 8 रुपये की हवा होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो नाइट्रोजन होती है, जो बहुत ज़रूरी है आपके चिप्स को फ्रेश रखने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं सब, ये होती है हमारे पास रेंसिडिटी। ठीक है, तो उसको रिमूव करेंगे, चिप्स के पैकेट वाला हमारे पास ये वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम किसके साथ है कि फूड O2 के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसको आप लोग क्या कर दो, बेसिकली पैक कर दो, या फूड को आप क्या कर दो, रेफ्रिजरेट कर दो। तो ऐसा करके आप क्या कर पाते हो, उसका कांटेक्ट एयर के साथ ब्रेक कर देते हो और आपका जो फूड है वो सेफ रहता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोरोजन। कोरोजन बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा कोई मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल हो, जब वो मेटल किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आ गया, या बेसिकली वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया, या किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा करने पर जो मेटल होता है वो इनके साथ केमिकली रिएक्ट करने लग जाता है और उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदलने लग जाती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मेटल हमारा क्या होने लग गया है, डिग्रेड होने लग गया है, बेसिकली डिट्रॉइड होने लग गया है। और ये जो फिनोमिना होता है जिसमें मेटल आपका डिग्रेड होने लग जाता है या डिट्रॉइड होने लग जाता है, जब वो किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के, मॉइस्चर के या एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो इस फिनोमिना का नाम क्या रखा गया है, कोरोजन रखा गया है। ठीक है, बट अगर आप स्पेसिफिकली आयरन के लिए बोलो तो आयरन के लिए हमने उसका स्पेशल नाम रखा हुआ है। आयरन के लिए हम लोग कोरोजन को क्या बोलते हैं, बेसिकली रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ रस्ट आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट होता है Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। अब रस्ट की प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो, तो पहला जो हमारे पास तरीका होता है उसमें क्या होगा, फिजिकल मेथड होता है। तो फिजिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आयरन के ऊपर पेंट कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग ऑयलिंग कर सकते हैं उसके ऊपर। ऐसा करने पे बेनिफिट क्या होता है कि जो आपके पास मेटल का पीस है उस पर अगर आप पेंट कर रहे हो तो पेंट करने पर आपने उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर दी, वो लेयर क्या करेगी, कुछ टाइम के लिए उसका कॉन्टैक्ट एयर के साथ या O2 के साथ क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। और जब तक ये लेयर वहाँ पे प्रेजेंट है तब तक जो हमारे पास मेटल है वो क्या रहता है, सेफ रहता है।
बट क्योंकि ये विद टाइम डिग्रेड हो जाती है, इसलिए ये मेथड हमारे पास परमानेंट मेथड नहीं होता। सेकंड हमारे पास होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिकली हमारे पास होता है क्या कि जो हमारे पास आयरन है, उस आयरन के ऊपर हम दूसरे मेटल की क्या कर देंगे, एक कोटिंग कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई दूसरा मेटल होगा, उसकी कोटिंग किसके ऊपर हो जाएगी, आयरन के ऊपर इसकी कोटिंग कर दोगे आप। ये हमारा आयरन हो गया और इसके ऊपर हमने दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी है। अब वो दूसरा मेटल जिसकी हम कोटिंग कर रहे हैं वो कौन हो सकता है, या तो हमारे पास क्रोमियम हो सकता है, या वो हमारे पास एल्यूमिनियम हो सकता है, या वो हमारे पास निकल हो सकता है, और भी बहुत एग्जांपल हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर पाते हैं, आयरन का कॉन्टैक्ट एयर के साथ ब्रेक कर देते हैं और हमारा आयरन क्या रहता है, लंबे टाइम के लिए फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन सेफ रहता है। और तीसरा मेथड हमारे पास होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग कर देते हैं, अब हम कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर जिंक की, ठीक है। तो अगर आप कोटिंग कर रहे हो किसके, जिंक की आयरन के ऊपर, तो उस फिनोमेना का नाम या प्रोसेस का नाम गैल्वेनाइजेशन रखा गया है। अगर आप निकल की कर रहे हो, एल्यूमिनियम की कर रहे हो, या क्रोमियम की कर रहे हो, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और सिंपल पेंटिंग ऑयलिंग कर रहे हो तो आपको वो तो पता ही है, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस है उसको बोलते हैं एलॉइंग, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि एलॉय क्या होते हैं, तो एलॉय होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सिस्टम आपकी सेम रहते हैं। इसमें क्या करोगे, आप मेटल या नॉन मेटल ले सकते हो। तो आपने एक मेटल लिया, उसके साथ हमने दूसरा मेटल ले लिया, एक नॉन मेटल ले लिया, उनको आपने मेल्ट किया, और मेल्ट करके आपने जो आपके पास आया लिक्विड, उसको आपने एक साथ कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया। तो उससे जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है वो क्या बन जाता है, एक अलॉय बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अलॉय एक मिक्सचर है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो उन सबकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है। कुछ स्पेसिफिक एलॉयज़ आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल हो गया एलॉय का, स्टील, ठीक है। स्टील को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आयरन, निकल और उसके साथ क्रोमियम। सेकंड हमारे पास होता है ब्रास, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ब्रास में कॉपर होता है, कॉपर के साथ होता है जिंक। फिर होता है हमारे पास सोल्डर, इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, लेड होता है, और लेड के साथ होता है एसएन मतलब टेन। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में बेसिकली क्या होता है, कॉपर होता है और टिन होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो हमारे पास है वो ब्रास होता है। ब्रास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, एंड ब्रॉन्ज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एलोइंग होता है।